हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कैटेगरीज ऑफ सिस्टम। कैटेगरीज कह सकते हैं या सिस्टम की क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं कि सिस्टम्स को, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स या कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स होते हैं या इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, उन्हें किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी या फिर हम कह सकते हैं सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो हमारे पास है वो है कंसेप्चुअल एंड एम्पेरिकल सिस्टम्स। अब कंसेप्चुअल और एम्पेरिकल वर्ड का पहले मतलब समझते हैं। कंसेप्चुअल का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट और एम्पेरिकल का मतलब होता है फिजिकल। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जो चीज हम सिर्फ फील कर सकते हैं या हम सिर्फ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन वो रियलिटी में यानी कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। ऑन द अदर हैंड एम्पेरिकल सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जो फिजिकली यानी कि जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। हम छोटे होते नाउन्स के टाइप्स पढ़ते थे, उसमें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स पढ़ते थे, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते थे वो वर्ड्स होते थे लाइक चाइल्डहुड, ब्रदरहुड। अब चाइल्डहुड को हम फील कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, अपनी मेमोरीज में याद कर सकते हैं, बट हम चाइल्डहुड को टच नहीं कर सकते या हम उसे छू के नहीं देख सकते। सेम इज विद द कंसेप्चुअल सिस्टम्स। ठीक है, हम उसे सिर्फ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि वो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है। ठीक है, सबसे पहले कंसेप्चुअल के एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टडी ऑफ थियोलॉजी सिस्टम। ठीक है, अगर थियोलॉजी की स्टडी का कोई सिस्टम हो तो वो कंसेप्चुअल सिस्टम्स में आएगा। और क्यों आएगा? थियोलॉजी क्या होती है? थियोलॉजी होती है किसी रिलीजन की स्टडी। और अगर थियोलॉजी सिस्टम की मैं बात करूं तो वो ऑफ कोर्स एब्स्ट्रैक्ट में आएगा, क्योंकि किसी भी रिलीजन की स्टडी करना इट मीन्स उसे सोचना, उसे समझना, उसे फील करना, लेकिन वो सिस्टम रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसकी अगर मैं कोई और एग्जांपल डिस्कस करूं, अगर मैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करूं तो वो हो सकती है नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री या फिर सिस्टम ऑफ रिलेटिविटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी या फिर इकोनॉमिक थ्योरी। ये एग्जाम्पल्स आप नोट डाउन कर सकते हो। ये सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारी कंसेप्चुअल सिस्टम्स की, जो सिस्टम्स एब्स्ट्रैक्ट हैं और जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बट ऑन द अदर हैंड, अब अगर मैं बात करूं एम्पेरिकल सिस्टम्स यानी कि फिजिकल सिस्टम्स की, वो किस तरह से फॉर्म होते हैं? वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं और वो बनते हैं पीपल प्लस मशीन्स, ठीक है, प्लस अदर फिजिकल थिंग्स। इन सबको मिला के हमारे पास एम्पेरिकल सिस्टम्स आते हैं और वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल एम्पेरिकल सिस्टम्स की, ये हम डेली लाइफ में बहुत बार देखते हैं इसकी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, कोई भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो, मे बी हमारे घरों में, मे बी हमारे ऑफिस में, और चाहे हमारे स्कूल कॉलेजेस में हो। ठीक है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एम्पेरिकल सिस्टम, बिकॉज वो कंप्यूटर सिस्टम फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसे छू सकते हैं, हम उस पर काम कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन टेक इज ट्रांसपोर्टेशन और रेलवे सिस्टम्स। ठीक है, ये सिस्टम्स भी ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सोच सकती हूँ कि मुझे रेलवे का सिस्टम बनाना है जिसमें मैं टिकट्स बुक करूँगी या लोगों की सीट्स बुक करूँगी। ठीक है, पैसेंजर्स को फैसिलिटीज़ दूंगी, अलग अलग क्लासेस रखूँगी, कोचेस अलग अलग रखूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सोच सकती हूँ, मैं रेलवेज या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को रियल वर्ल्ड में सक्सेस कर सकती हूँ, यानी कि वो मशीन्स के थ्रू
पीपल के थ्रू, मशीन्स के थ्रू और भी दूसरी फिजिकल थिंग्स के थ्रू ये जो मेरे सिस्टम्स हैं जिनकी मैंने एग्जांपल्स लिखी ये मेरे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट कैटेगरी जो मेरे पास आती है दैट इज डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम्स। अब पहले समझते हैं डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम्स क्या होते हैं। डिटर्मिनिस्टिक वर्ड बना है डिटरमाइन से या फिर हम डिटरमिन्ड कह सकते हैं। ठीक है, डिटरमिन्ड वर्ड से। ये वैसे सिस्टम्स होते हैं जिनकी नेक्स्ट स्टेज या फिर नेक्स्ट स्टेप के बारे में हमें कोई भी प्रोबेबिलिटी या कोई भी डाउट नहीं होता। ठीक है, इनका जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो पक्की होती है, वो पूरी डिटरमाइंड होती है। ठीक है, जैसे सपोज करो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम बात करें तो अगर मुझे पता है कि उसके ऑपरेशंस क्या हैं, वो क्या काम कर सकता है, उसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है, तो उसकी नेक्स्ट स्टेज जो होगी उससे मुझे उसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, उसकी जो नेक्स्ट स्टेज है वो उसकी पिछली स्टेज की कंप्लीशन के बाद ऑटोमेटिकली सक्सेसफुली आ जाएगी। ठीक है, इसके ये थोड़ा टफ लग रहा होगा मे बी, बट इसे एक इजी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम या कोई भी कोड लिख रहे हैं किसी प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, अगर हम उस कोड को प्रॉपर सिंटेक्स और प्रॉपर रूल्स फॉलो करके किसी भी लैंग्वेज के, अगर हम सी में लिख रहे हैं, C++ में लिख रहे हैं या फिर पाइथन में लिख रहे हैं, तो उस लैंग्वेज के प्रॉपर सिंटेक्स एंड रूल्स फॉलो करके अगर हम उस कोड को लिखते हैं सो हम श्योर होते हैं कि ये कोड ऑफ कोर्स सक्सेसफुली रन होगा ही होगा। दैट इज डिटर्मिनिस्टिक स्टेज। जहां पे मैं कोई काम कर रही हूँ या मेरा जो सिस्टम है उसके नेक्स्ट स्टेप में मुझे कोई डाउट ना हो, मैं श्योर हूँ कि इसका जो नेक्स्ट स्टेज है, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम्स में जो अकरेंस ऑफ ऑल इवेंट्स इज सर्टेन। ठीक है, सर्टेन का मतलब विदाउट एनी डाउट, पक्का होना किसी चीज का। ठीक है, फुल श्योरिटी होना। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम्स वहां पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, वहां पे हम श्योरिटी पे वर्क नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिस्टिक वर्ड बना है वर्ड प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी यानी कि चांस, किसी चीज की श्योरिटी नहीं है बट हाँ चांस है होने का। ठीक है, सो यहाँ पे भी ये प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम्स भी वो होते हैं जहाँ पे नेक्स्ट इवेंट की सक्सेस की श्योरिटी नहीं होती, कुछ एरर्स आने के चांसेस या फिर कुछ चेंजेस आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हमारे पास हो सकती है एक इन्वेंट्री सिस्टम। इन्वेंट्री सिस्टम क्या करता है? इन्वेंट्री यानी कि हमारा स्टॉक। ठीक है, जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं दैट इज इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री सिस्टम प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम की कैसे एग्जांपल है? सपोज एक टाइम पे इन्वेंट्री, सपोज आज हमारे पास इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है और मार्केट में उस चीज़ की डिमांड ही नहीं है। फ्यू वीक्स बाद या कुछ डेज बाद उस चीज़ की डिमांड इंक्रीज हो जाती है और हमारे इन्वेंट्री सिस्टम में बहुत चेंज आ जाता है और हमारे स्टॉक्स एसेट्स जो हैं वो हमारे डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि डिक्रीज हो जाते हैं इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है मार्केट में तो हमारा सारा स्टॉक जो है वो सेल हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब मेरा स्टॉक भरा पड़ा था और मार्केट में डिमांड नहीं थी तो अगले दिन की प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती थी कि डिमांड ना बढ़ती और मेरा स्टॉक ना सेल होता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यानी कि कुछ भी नेक्स्ट डे के बारे में सर्टेन नहीं था कि मेरा जो स्टॉक है वो सेल होगा या नहीं होगा, डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, सो दैट इज वाई इन्वेंट्री सिस्टम कैन बी द एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम्स कि जहां पे कल क्या होगा उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कल क्या होने वाला है। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास आती है दैट इज ओपन एंड क्लोज सिस्टम्स। अब ओपन एंड क्लोज सिस्टम्स समझाने से पहले हम इसे रियल लाइफ एग्जांपल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास रियल लाइफ में दो तरह के पीपल होते हैं, पर्सन्स होते हैं। एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट और एक होते हैं इंट्रोवर्ट।
एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो सबके साथ घुल मिल जाते हैं, सबके साथ बातचीत करते हैं, और इंट्रोवर्ट होते हैं जो किसी को खास बुलाते नहीं है, अपने आप में रहते हैं, चुप रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को माइंड में रखते हुए हम लिख सकते हैं, यहाँ पे सिस्टम्स के बारे में हम सोच सकते हैं। ये एग्जाम्पल एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है, बट इट्स जस्ट फॉर आवर पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, आवर इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग। ओपन सिस्टम्स भी ऐसे ही होते हैं। ओपन सिस्टम्स वो होते हैं जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, और जो चेंजेस होते हैं उन्हें अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, चेंजेस के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, और जो भी है इंफॉर्मेशन जो होती है एनवायरनमेंट की उसे एक्सचेंज भी करते हैं, ठीक है, मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, और एडजस्टेबल भी होते हैं और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करना कंटिन्यू रखते हैं। जो ओपन सिस्टम्स होते हैं वो चेंजेस को बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं, या मैं कह सकती हूँ बहुत जल्दी अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए जो उनकी एग्जिस्टेंस है, इसीलिए जो उनके फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते और वो एज इट इज मेंटेन्ड रहते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल ऐसे हो सकती है, मे बी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और वो कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस काफ़ी हाई प्राइस पे सेल कर रही है, बट उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, दैट इज ऑफ लो क्वालिटी। सो पीपल क्या करेंगे, जो मार्केट है, जो मार्केट के लोग हैं, कस्टमर्स हैं, वो प्रोडक्ट या वो सर्विसेज बाय नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स वो उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव, कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे जिसमें उन्हें क्वालिटी भी अच्छी मिले और प्राइस भी नॉमिनल रहे। सो अब ऐसे सिचुएशन में ओपन सिस्टम्स, या कुछ ओपन सिस्टम्स तो इस चेंज को अडाप्ट कर जाएंगे लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बेसिस पे हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आएगी, लेकिन उसे हम डिस्कस बाद में करेंगे। ओपन सिस्टम्स के बाद अब हम पहले डिस्कस करने वाले हैं क्लोज सिस्टम्स। क्लोज सिस्टम्स बिल्कुल ओपन सिस्टम्स के ऑपोजिट होते हैं। ये इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, ये चेंजेस भी अडाप्ट नहीं करते, ये इंफॉर्मेशन, मटेरियल, एनर्जी कुछ भी एक्सचेंज नहीं करते, ठीक है। इनमें एक बार अगर हम इनपुट दे दें तो ये उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली जो भी इन्वायरमेंट में डिस्टर्बेंसेस आती हैं या चेंजेस आते हैं, क्लोज सिस्टम्स उन सबसे परे होते हैं, इन्हें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये अंडर स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन वर्क करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम्स आते हैं हमारे पास, अडेप्टिव एंड नॉन अडेप्टिव। अब अडेप्टिव और नॉन अडेप्टिव सिस्टम्स ओपन और क्लोज सिस्टम्स से रिलेटेड हैं, थोड़े बेसिकली ओपन सिस्टम से रिलेटेड है। अडेप्टिव सिस्टम्स, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, अडेप्टिव सिस्टम्स वो होते हैं जो चेंजेस को, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में या जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं उन्हें अडेप्ट कर लेते हैं और अपनी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, और सरवाइव करते हैं उस एनवायरनमेंट में, ठीक है। उन्हें कहते हैं अडेप्टिव सिस्टम्स, जो चेंजेस आने से हिल नहीं जाते, टूट नहीं जाते, बेसिकली उन चेंजेस को अडेप्ट करते हैं। ऐसे ही अगर हम इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग, अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग उसमें अडेप्ट होने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और जो नहीं अडेप्ट कर पाते वो सरवाइव नहीं कर पाते। अब फॉर एग्जांपल कैमल है, कैमल को अगर मैं पोलर बियर की जगह पे रख दूंगी, मतलब बहुत पोलर रीजन्स में, बहुत कोल्ड रीजन्स में रख दूंगी, और पोलर बियर को मैं डेजर्ट में या कैमल के एरिया में रख दूंगी, तो दोनों ही सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बिकॉज वो अपने अपने हैबिटेट्स में रहने की हैबिचुअल है। अगर मैं उनका हैबिटेट बदल दूंगी तो वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। सेम इज विद द नॉन अडेप्टिव सिस्टम्स। नॉन अडेप्टिव सिस्टम्स भी अपने एनवायरनमेंट में चेंज आने से सरवाइव नहीं कर पाते, ठीक है, वो कोई भी चेंज सहन नहीं कर पाते और उन्हें कहा जाता है नॉन अडेप्टिव सिस्टम्स। और कोई भी सिस्टम का अडेप्टिव होना ही एक प्लस पॉइंट है, बिकॉज बिजनेस यूनिट अगर अडेप्टिव होगा तो वो कंपटीशन, जो ग्रोइंग मार्केट है, कंपटीशन ग्रो कर रहा है, उसमें अपने आप को सरवाइव कर पाएगा। अगर वो अडेप्टिव नहीं है तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा इतने बढ़ते कंपटीशन में, इतनी बढ़ती बिजनेस मार्केट में। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज परमानेंट एंड टेम्पररी सिस्टम्स। परमानेंट सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जिनमें कोई भी या हम कह सकते हैं परमानेंट सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जिन्हें डिजाइन किया जाता है फॉर लॉन्ग पीरियड्स।
जिन्हें कोई भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, और वो बहुत लॉन्ग पीरियड तक विदाउट एनी अपडेशन, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन कंफर्टेबली इजीली वर्क कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी पॉलिसीज डे टू डे रूटीन लाइफ में तो बदलती नहीं है। एक बार जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो पॉलिसीज बन गई, मे बी वो उसके अपने एम्प्लॉयज के लिए हो, मे बी वो उसके कस्टमर्स के लिए हो, ठीक है, वो जल्दी नहीं चेंज होती, वो लॉन्ग पीरियड के लिए विदाउट एनी मॉडिफिकेशन वैसी ही रहती है। काफ़ी सालों बाद या काफ़ी देर बाद कुछ लगे कि कुछ चेंज करने की ज़रूरत है या कुछ उसमें अपडेट करने की ज़रूरत है, तो ही कहीं जाके कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, वरना इतनी जल्दी मॉडिफिकेशंस नहीं होती, ठीक है। इसीलिए ये जो चीज़ें हैं ये आती हैं अपनी परमानेंट सिस्टम्स में। ऑन द अदर साइड टेम्पररी सिस्टम्स, नाम से पता लग रहा है वो सिस्टम्स जो लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं चलते, जो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए चलते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए वर्क करते हैं, उसके बाद या तो वो खत्म हो जाते हैं या तो उनमें जल्दी ही चेंज करने की जरूरत पड़ती है। अब इसकी एग्जांपल हो सकती है हमारे पास कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी रिसर्च जो लेबोरेटरी में चल रही हो, मे बी जो लास्ट आवर जो ऑब्जर्वेशन निकली या जो थीसिस निकली, जो थ्योरी निकली, वो नेक्स्ट आवर वैसी सेम ना हो, वो चेंज हो जाए, ठीक है। जरूरी नहीं कि क्योंकि एक्सपेरिमेंट हो रहा है, रिसर्च हो रही है, टाइम टू टाइम ऑब्जर्वेशंस, टाइम टू टाइम जो हमारी आउटपुट्स होती हैं वो वेरी कर सकती हैं, ठीक है। दैट इज टेम्पररी सिस्टम्स, जो लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं चलती, जो सिर्फ टेम्पररी या कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही सक्सेसफुल होते हैं, उसके बाद उन्हें चेंज करना पड़ता है, ठीक है, या वो खत्म हो जाते हैं। अगली क्लासिफिकेशन जो हमारे पास आती है दैट इज स्टेशनरी एंड नॉन स्टेशनरी सिस्टम्स। स्टेशनरी सिस्टम्स वो होते हैं जिनके ऑपरेशंस या फिर जिनके फंक्शंस, जिनके काम, जिनकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा वेरी, ज़्यादा चेंजेस उनमें नहीं आते उनके ऑपरेशंस में। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एजेंसी हो गई, कोई सुपरमार्केट स्टोर के ऑपरेशंस हो गए, या फिर फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन हो गई। अब जो सुपरमार्केट ऑपरेशंस, जो सुपरमार्केट स्टोर है, उसके जो भी ऑपरेशंस हैं वो ऐसा नहीं कि आज कुछ और है और कल कुछ और हो जाएंगे। सेम काम जो वो आज कर रही है, स्टॉक लाना, स्टॉक डिस्प्ले करना, फिर सेल करना, बिलिंग करना, वो सेम उसके ऑपरेशंस वैसे ही रहेंगे, ठीक है। दैट इज स्टेशनरी सिस्टम्स, जिनके ऑपरेशन ज़्यादा वेरी, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, जिनके ऑपरेशंस में वो स्टैटिक रहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड नॉन स्टेशनरी सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनके प्रॉपर्टीज, जिनकी ऑपरेशंस वेरी करती हैं काफ़ी। अब जैसे एडवर्टाइजिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, ठीक है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स बदलते हैं, रोज बदलते हैं। डिफेंस सिस्टम, ह्यूमन बींग्स, इवन ह्यूमन बींग्स एक नॉन स्टेशनरी सिस्टम की एग्जांपल है, क्योंकि आज हम कुछ और करते हैं, कल हम कुछ और करने लग जाते हैं, ठीक है। मतलब हमारे जो ऑपरेशंस है वो सेम नहीं रहते। हाँ, कुछ ऑपरेशंस तो सेम है, खाना पीना, ठीक है, वो सब अलग बात है, बट नॉन स्टेशनरी सिस्टम मीन्स जो हमारे बेसिक काम है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग भी किसी चीज़ की, आज कोई सिस्टम किसी और चीज़ की एडवर्टाइजिंग करता है, कल में भी किसी और प्रोडक्ट की करे, सो दैट इज नॉट स्टेशनरी, दैट इज नॉन स्टेशनरी सिस्टम्स। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सोशल, पीपल मशीन एंड मशीन सिस्टम्स। सबसे पहले सोशल सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जो सिर्फ लोगों से बनते हैं, यानी कि जो सिर्फ पीपल से बनते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैं एग्जांपल दे सकती हूँ पॉलिटिकल पार्टीज की, गवर्नमेंट एजेंसीज की, सोशल क्लब्स की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की। इनमें कोई भी इंटेंजिबल चीज़ नहीं इन्वॉल्व होती, यानी कि इसमें बेसिकली लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, तो ही सोशल सिस्टम क्रिएट हो पाता है। नेक्स्ट इज पीपल मशीन सिस्टम। अब पीपल मशीन सिस्टम जैसा कि नाम ही बता रहा है, इसमें लोग और मशीन दोनों इन्वॉल्व होती हैं। अब जैसे सपोज हम कोई काम करते हैं, हम पहले सोचते हैं, ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम पर्सन हैं, तो हम सोचते हैं, हम फिर उसे करते हैं, लेकिन किसकी हेल्प से करते हैं, मे बी कंप्यूटर्स की हेल्प से करते हैं, कि किसी मशीन की हेल्प से करते हैं, और उसे कहा जाता है पीपल मशीन सिस्टम। जो पीपल यानी कि लोगों और मशीन का कॉम्बिनेशन हो, दैट इज पीपल मशीन सिस्टम। एंड नेक्स्ट इज मशीन सिस्टम्स। अब मशीन सिस्टम्स जो है वो टोटली मशीन्स होती हैं, उनमें कोई भी लोगों की या ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती, वो अपनी इनपुट भी खुद देते हैं और अपने आप को मेंटेन भी खुद रखते हैं और आउटपुट भी खुद ही जनरेट करते हैं। अब इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं रोबोटिक्स की।
ठीक है। अब रोबोट हमने एक बार क्रिएट कर दिया, उसके बाद उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही काम करेगा, खुद ही सोचेगा, खुद ही इनपुट देगा, खुद ही आउटपुट भी देगा। या फिर हम इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल ले सकते हैं जो सेल्फ हीलिंग होते हैं, जिन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती कि अगर उन्हें चोट लगे तो वो उन्हें हील करे जाके, वो सेल्फ हीलिंग होते हैं, वो खुद ब खुद अपने आप को हील कर सकते हैं। 8th नंबर की क्लासिफिकेशन है नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम्स, यानी कि मैन्युफैक्चर्ड को हम मैन मेड भी कह सकते हैं। नेचुरल सिस्टम्स वो जो नेचर ने क्रिएट किया है, जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो नेचुरल है और जो बहुत प्लेंटी में अवेलेबल है, जस्ट लाइक सोलर सिस्टम, ठीक है। और वाटर सिस्टम, वैसे वाटर सिस्टम तो अब प्लेंटी नहीं रहा, डे बाय डे वाटर की क्वालिटी भी डिग्रेड हो रही है, बट स्टिल वो नेचर ने क्रिएट किया है, इसलिए वो नेचुरल सिस्टम की कैटेगरी में आता है। दूसरा है मैन्युफैक्चर्ड या फिर मैनमेड सिस्टम, जो कि हम ह्यूमन बींग्स ने डेवलप किया और उन्हें मेंटेन किया है, और उनके एग्जांपल्स में हम ला सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, अकाउंटिंग सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम्स हमने डेवलप किए हैं, इसीलिए ये मैन्युफैक्चर्ड या फिर मैनमेड सिस्टम्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज सब सिस्टम एंड सुपर सिस्टम्स। अब कई बार हम जब सिस्टम्स को स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि सिस्टम्स कुछ किसी तरह की हायरार्की में अरेंज्ड है, किसी बड़े सिस्टम के अंदर छोटे सिस्टम्स आ रहे हैं, तो ये जो छोटे सिस्टम्स होते हैं इन्हें कहा जाता है सब सिस्टम्स, जो किसी के अंडर आए, और ये जो मेन यानी कि ये जो बड़ा वाला सिस्टम होता है इसे हम कहते हैं सुपर सिस्टम्स, जो मेन हायरार्की के हेड होते हैं और जो उनके अंडर आते हैं, दोज आर सब सिस्टम्स। Last but not the least, we have is formal and informal systems. फॉर्मल सिस्टम्स वो होते हैं जिनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिनकी पॉलिसीज, जिनके गोल्स पहले से ही डिफाइंड होते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ उनका ये सब कुछ प्री डिफाइंड होता है, ठीक है। और दूसरी साइड पे इनफॉर्मल सिस्टम्स वो होते हैं जिनके जो भी गोल्स हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो पहले से डिफाइंड नहीं होते, वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोसीजर्स को, अपनी पॉलिसीज को चेंज कर लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं, वो होते हैं इनफॉर्मल सिस्टम्स। सो दीज वर द 10 कैटेगरीज ऑफ सिस्टम। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।